हेलो डियर स्टूडेंट्स। चैप्टर नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर के लास्ट टॉपिक पर हम पहुंच चुके हैं। मीन्स ऑर्डिनरी पीपल एंड द क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। मतलब हिटलर के रिजीम के दौरान जो आम पब्लिक थी वो और उन्हीं में से कई लोगों के साथ जो मानवता के खिलाफ जो अपराध किए गए, मतलब कि किलिंग्स ऑफ जूज एंड अनडिजायरेबल पीपल, ये है इस टॉपिक का मतलब। पीपल वर किलिंग पीपल। अब मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये चैप्टर एक्सप्लेनेशन सीरीज़ उन्हीं लोगों के लिए है। मैं पहले भी बता चुका हूँ जो एनसीईआरटी की बुक्स को पढ़कर तब किसी और चीज़ को पढ़ना चाहते हैं, इस पर बेस्ड नोट्स हों या जो कुछ भी हो जो इस चैप्टर पर बेस्ड है, वो तभी आपको ठीक से समझ में आएगा जब आप एक बार इस चैप्टर को पढ़ लोगे। ये एक्सप्लेनेशन सीरीज़ उन लोगों के लिए बिल्कुल नहीं है जो शॉर्टकट मारते हैं, सीधा उन्हें पॉइंट्स चाहिए, वो बिल्कुल इसको इन्जॉय नहीं करना चाहते। तो चलिए फिर कुछ खास लोगों के लिए ही चैप्टर एक्सप्लेनेशन सीरीज में आगे बढ़ते हैं इसमें टॉपिक पर कि जो एडवर्टीजमेंट्स हम यहाँ तक कि आज भी हम जो टीवी में एडवर्टीजमेंट देखते हैं उसका कितना असर होता है। अगर ऐसा ना होता तो लोग करोड़ों अरबों क्यों एडवर्टीजमेंट पे खर्च करते। उन्हें मालूम है कि इससे मार्केट बनती है। जब लोग देखते हैं तो उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए जाते हैं। मतलब एडवर्टीजमेंट्स इम्पैक्ट द माइंड्स ऑफ द पीपल। हम टीवी में डिबेट्स देखते हैं तो देखते देखते हमारा माइंड हाईजैक हो जाता है। हम उनकी नज़र से सोचना शुरू कर देते हैं, अरे 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 ऐसा है वैसा है। हम फिल्म्स देखते हैं, फिल्म्स अनरियल होती हैं, उसके बावजूद भी हम इमोशंस में बह जाते हैं। झूठे सीन्स, अनरियल सिचुएशंस में हम तालियां बजाते हैं, आंसू बहाते हैं, गुस्सा करते हैं। और नाजी के दौरान तो गजब का प्रोपेगेंडा चलाया जाता था, जो हमने इसका टॉपिक पिछली बार पढ़ा है पिछले ट्यूटोरियल में। नाजियों का जो आर्ट ऑफ प्रोपेगेंडा था, ये किस प्रकार से बैनर्स का, पोस्टर्स का, फिल्म्स का, स्पीचेस का यूज़ करके लोग हिटलर को एक सेवियर के रूप में पोर्ट्रे करते थे और अनडिजायरेबल्स खासकर ज्यूज़ के खिलाफ हेट्रेड पैदा करते थे। उन्हें तरह तरह के एब्यूजिंग वर्ड से संबोधित किया जाता था। तो इसका क्या असर आम पब्लिक के मेंटल कंडीशन पे पड़ा, वो भी हम पढ़ेंगे इस टॉपिक के अंतर्गत। और उसके बाद हम होलोकॉस्ट को भी पढ़ेंगे, मतलब द मास किलिंग्स ऑफ अनडिजायरेबल पीपल स्पेशली द ज्यूज़ हु आर किल्ड इन मिलियंस। उसी को होलोकॉस्ट कहा जाता है, जिसे कहा जाता है महाविनाश, महाध्वंस। सो लेट्स proceed and see what text matter is given. How did the common people react to Nazism? नाजिज्म के खिलाफ लोगों का क्या रवैया था? Did they hate Nazism? Did they support Nazism? और नाजिज्म आइडियोलॉजी के हिसाब से जो कत्लेआम होता था उसके प्रति उनका क्या रवैया था? मैनी सॉ द वर्ल्ड थ्रू नाजी आइज। अब देखिए साफ ही साफ लिखा गया है कि प्रोपोगंडा का असर ये था कि काफ़ी लोग नाजी आइज से ही देखते थे, मतलब नाजियों की आइडियोलॉजी के आधार पर ही दुनिया को देखते थे। एंड स्पोक देयर माइंड इन द नाजी लैंग्वेज। और उनका जो दिमाग था वो भी नाजी आइडियोलॉजी, इसका मतलब ये है कि स्पोक देयर माइंड इन नाजी लैंग्वेज का मतलब नाजियों की तरह ही उनका माइंड भी बिहेव करता था। कहते ना कि तुम नहीं बोल रहे हो, तुम उसकी भाषा बोल रहे हो, यानी तुम पे किसी का असर है। तो नाजियों का असर इस तरह था। दे फेल्ट हैट्रेड। अच्छा, नाजी आइडियोलॉजी हैट्रेड फैलाती थी, आर्यन सुप्रीमेसी की बात करती थी। द फेल्ट हैट्रेड एंड एंगर सर्ज इनसाइड। देखिए उनके अंदर घृणा, गुस्सा, सर्च का मतलब होता है कि किसी चीज़ का इंक्रीज होना, बढ़ना। तो उनके दिलो दिमाग में गुस्सा बढ़ता था और घृणा बढ़ जाती थी। इनसाइड देम व्हेन दे सॉ समवन हु लुक्ड लाइक जू। जब वो किसी ऐसे व्यक्ति को देखते थे जो ज्यू की तरह दिखता था, मतलब या तो यहूदी था या यहूदी की तरह दिखता था, तो उनके अंदर गुस्सा, घृणा आ जाती थी। क्यों? क्योंकि नाजियों के प्रोपेगेंडा से वो ये समझ बैठे थे कि जूज आर द पीपल हु डिजर्व हैट्रेड, हु आर अ वेरी इन्फीरियर रेस। तो ये रवैया था जर्मन पीपल का। दे मार्क देयर हाउसेज ऑफ जूस। जूस के हाउसेज की पहचान बना देते थे, मतलब उनको मार्क कर देते थे कि भाई ये घर उनके हैं। रिपोर्टेड सस्पिशन नेबर्स। और अगर उनके आसपास पड़ोस में कोई जूस रहता भी था तो उसकी सूचना भी दे देते थे वो पुलिस को। दे जेनुअनली बिलीव्ड नाजिज्म। जेनुअनली मतलब सच में वो नाजिज्म पर विश्वास करते थे। अच्छा, क्या कारण था नाजिज्म पर विश्वास करने का? क्योंकि हिटलर नेशनलिस्ट आइडियाज़ को लेकर चलता था। वो कहता था कि दबे कुचले जर्मनी को मैं शिखर पर पहुंचाऊंगा, आई एम योर सेवियर, मेरे पास आपकी सारी समस्याओं का हल है। तो उन्हें लगता था कि जो नाजिज्म है वो प्रॉस्पेरिटी लेके आएगा, यानी जर्मनी को प्रॉस्पर करेगा और जनरल वेलबींग, आम लोगों की जो जीवन दशा है उसको भी सुधारेगा। तो दे हैड ग्रेट होप फ्रॉम नाजिज्म। और वैसे भी हिटलर जिस प्रकार से बर्ताव करता था जब तक वो 1933 में बन नहीं गया, उसके पहले तक किसी को अंदाज़ा नहीं था। अच्छे खासे लोगों ने भी, बल्कि इंटेलिजेंसिया ने भी और जो व्यापारी वर्ग था उसने भी काफ़ी सपोर्ट किया था हिटलर का। लेकिन हिटलर ने आने के बाद अपने रंग दिखाने शुरू किए थे। देन मैनी फेल्ट डिसइल्यूजन। लोगों का मोह भंग हो गया। तो क्या सब लोग नाजी आइडियोलॉजी के हिसाब से दुनिया को देखते थे?
नो, बट नॉट एवरी जर्मन वॉज ए नाजी। नॉट एवरी जर्मन वॉज ए नाजी, मान लीजिए MCQ आ जाए तो आपको पता होना चाहिए। मैनी ऑर्गेनाइज्ड एक्टिव रेजिस्टेंस, कई लोग ऐसे थे जिन्होंने खुलकर, एक्टिव का मतलब उन्होंने कुछ एक्शंस लिए जो नाजिज्म का विरोध करते थे। लेकिन ये ध्यान रहे, बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो ऐसी स्थिति में, मुझे इस वक्त क्योंकि मैं बना रहा हूँ तो मैं अफ़गानिस्तान के सिचुएशंस को देख रहा हूँ और वहाँ मुझे बड़ा ताज्जुब होता है कि इतने हिम्मती लोग हैं वहाँ पर जो इतने खूंखार क्रूर कृत्य जो टीवी में देखने को मिलते हैं लोग कर रहे हैं। द तालिबान पीपल फ्रॉम अफ़गानिस्तान, वहाँ पे औरतें आँख से आँख मिलाकर बंदूक के सामने खड़ी होकर उनका विरोध कर रही हैं कि वी नीड आवर शेयर इन द गवर्नेंस, वी नीड आवर राइट्स। और बाद में उनको कोड़े मारे गए, उनको बंदूक मारी गई, उनके प्रोटेस्ट पे बैन लगा दिया गया। लेकिन फिर भी रेजिस्टेंस देखने को मिलता है, बट देवर फ्यू पीपल ओनली। इसी प्रकार से नाजिज्म में हिटलर के दौरान जब हमेशा ये डर बना रहता था कि उनके जो सीक्रेट पुलिस फोर्सेज हैं, सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, वो कुछ भी कर सकती हैं हमारे साथ। इवन देन देयर वर एक्टिव रेजिस्टेंस फ्रॉम सम पीपल। ब्रेविंग पुलिस, ब्रेव से बना है ब्रेविंग, इसका मतलब ये होता है कि आप जो अनफेवरेबल सिचुएशंस में, कंडीशंस में उसका सामना करते हुए, हिम्मत दिखाते हुए आप डटे रहते हैं, दिस इज कॉल्ड ब्रेविंग पुलिस। रिप्रेशन का मतलब होता है कि कुचलना, दबाना, मतलब इफ़ कोई मूवमेंट, कोई अपोजिट फोर्सेस राइज हो रही हैं तो उनको दबा देना, कुचल देना। अब उसके लिए चाहे जो सहारा लेना पड़े, और डेथ तक फेस करनी पड़ती थी जो रेजिस्टेंस करते थे। द लार्ज, मतलब अगर आपको रेजिस्टेंस करना है गवर्नमेंट के खिलाफ, और वो भी ऐसी गवर्नमेंट जो रिप्रेसिव हो, तो आपको हमेशा किसी भी कंसिक्वेंस के लिए तैयार रहना चाहिए। द लार्ज मेजोरिटी ऑफ जर्मन्स, तो जो जर्मन्स की जो ज़्यादा से ज़्यादा मेजोरिटी थी, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जर्मन पीपल और पैसिव ऑन लुकर्स। अब आप ध्यान से इस पैराग्राफ को देखिए कि वो ये जानते हुए कि यहूदियों के साथ अत्याचार हो रहा है तो वो सिर्फ चुपचाप देखते रहते थे। पैसिव का मतलब होता है अपोजिट एक्टिव, मतलब बस देख रहे हैं, मूक दर्शक बन के चुपचाप। एंड एपैथेटिक विटनेसेस, देखिए सिंपैथेटिक, अपैथेटिक दोनों अपोजिट है। अपैथेटिक का मतलब होता है कि आप पे कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता, यू आर जस्ट इनडिफरेंट टू दोज हैपनिंग्स। विटनेस का मतलब आप अपनी आंखों से देख रहे हो। तो जो ये अपराध ह्यूमनिटी के थे, ज्यूज़ के साथ या अनडिजायरेबल के साथ जो भेदभाव होता था, उन्हें सताया जाता था, उन्हें यातनाएं दी जाती थी, उसको जानकर भी काफ़ी लोग चुपचाप देखते रहते थे, मूक दर्शक बने हुए थे, और कुछ को तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता था। दे वर टू स्केयर टू एक्ट। अब यहाँ पर क्या कारण हो सकता है? वो काफ़ी डरे हुए थे कि अगर हमने कोई कदम लिया तो हमारे ऊपर भी आफत आ जाएगी। टू डिफ़र, यानी जो सरकार कहती थी उसके खिलाफ कुछ भी कहने से डरते थे। टू प्रोटेस्ट, और विरोध करने की तो कोई बात ही नहीं थी। दे वर टू स्केयर्ड, दे प्रिफर टू लुक अवे। लुक अवे का मतलब होता है अपनी आँख फेर लेना, होता है जो होने दो, आप वहाँ से चले जाएं, नज़रअंदाज कर दें, जैसे कुछ हो ही ना रहा हो। तो ये सिचुएशन थी वहाँ पर लोगों की। पेस्टर निमोलर, देखिए पेस्टर निमोलर का नाम आप याद रखिए, इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि MCQs में पूछा जा सकता है। पेस्टर का मतलब होता है जो जिनके ऊपर जिम्मेदारी होती है, चर्च के इंचार्ज होते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी होती है। तो ये पेस्टर थे, रेजिस्टेंस फाइटर। हालांकि इन्होंने शुरू में सपोर्ट किया था हिटलर का, लेकिन जब उन्होंने देखा हिटलर इस तरह के काम कर रहा है तो एक रेजिस्टेंट फाइटर बन गए, मतलब उन्होंने विरोध करना शुरू किया। ऑब्जर्व्ड एंड अब्सेंस ऑफ प्रोटेस्ट, तो उन्होंने देखा कि नाजिज्म के रिजीम के दौरान देयर वाज अब्सेंस ऑफ प्रोटेस्ट। अब्सेंस ऑफ प्रोटेस्ट मतलब समझे आप, मतलब कोई विरोध ही नहीं करता था। एंड अनकैनी साइलेंस, देखिए अनकैनी का मतलब ये होता है कि बड़ा अजीब सा, वेरी स्ट्रेंज, मतलब जिसे आप एक्सप्लेन ना कर पाओ, विचित्र सी, यू आर नॉट एबल टू गेट दोज थिंग्स, समझ में नहीं आ रहा। तो उस तरह की शांति छाई रहती थी, मतलब चुप्पी छाई रहती थी, इतना कुछ होता था उसके बावजूद भी। तो हम ये मान सकते हैं कि द पीपल वर स्केयर्ड अमंगेस्ट ऑर्डनी जर्मन, जो जर्मन के साधारण पीपल थे वो चुपचाप शांति बनाए रखते थे इन द फेस ऑफ ब्रूटल एंड ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। देखिए ब्रूटल मतलब होता है जैसे पशु के साथ जो आप अत्याचार कर सकते हो, उस तरह का अत्याचार जब मानव के साथ होता है, दिस इज कॉल्ड ब्रूटल। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स का मतलब ये है कि वो अपराध जो सोच समझकर पूरी प्लानिंग के तहत किए गए, जो हम पिछले आर्ट ऑफ प्रोपेगेंडा में पढ़ चुके हैं। कमिटेड मतलब जो किए गए अगेंस्ट पीपल इन द नाजी एम्पायर। तो नाजी एम्पायर जिसे थर्ड रेक भी कहा जाता है, थर्ड और रेक, जो 1933 से जो रूल था नाजिज्म का 1945 तक, तो उस दौरान कहा जाता है कि थर्ड रेक का शासन था, मतलब थर्ड एम्पायर जर्मनी का। फर्स्ट एम्पायर था जो होली एम्पायर था, उसके बाद सेकंड आप पढ़ेंगे क्लास 10th में, 1871 से 1918 तक था, और उसके बाद फिर 1933 से 1945, ये भी जर्मन एम्पायर था उस वक्त 1871 में यूनिफाई होने के बाद, और विश्व युद्ध तक चलने तक, जब जर्मनी हार जाता है तब तक। तो थर्ड रेक ही कहा जाता है। ही रोट मूविंगली अबाउट दिस साइलेंस,
कौन? ये मिस्टर पैस्टर नेबुलर, उन्होंने कुछ लिखा है, उसको हम अच्छा मूविंगली का मतलब होता है जो आपके दिल को हिला दे, मर्मस्पर्शी, आपको इमोशनल बना दे। तो इतना कुछ ब्रूटल होता था लोगों के साथ, उसके बावजूद भी लोग कैसे शांत रह जाते थे, वो देखना है। ये जो पोएम है ये फर्स्ट दे केम के नाम से है, और ये एक प्रकार से कन्फेशन है ना। जो ईसाई होते हैं वो अगर कुछ गलत उनसे हो जाता है तो वो चर्च में जाके जीसस के सामने कन्फेस करते हैं कि मुझसे पाप हो गया, गलती हो गई। तो कहते हैं उनकी ये जो क्राइम्स होते हैं या जो उनका गिल्ट होता है वो माफ़ हो जाता है। तो निमुलर का ये कन्फेशन है। और हालांकि जब वो विरोध करते थे तो बच कैसे सकते थे, 1937 में उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। वो तो जब अलाइड फोर्सेज जब जीतती हैं तो फिर 1945 में उन्हें आज़ाद कराया जाता है, और 1946 में उन्होंने ये कन्फेशन किया था मिस्टर नेबुलर ने। तो चलिए इसका मीनिंग देखते हैं क्या होता है। फर्स्ट दे केम फॉर द कम्युनिस्ट्स, तो पहले तो वे लोग कम्युनिस्ट्स के लिए आए। कौन लोग? नाजी फोर्सेस कम्युनिस्ट को ढूंढते हुए आई। मतलब अगर कोई कम्युनिस्ट मिले तो फिर उसको उठा ले जाएं या उसको मार दें या कुछ भी कर दें। वेल आई वॉज नॉट ए कम्युनिस्ट, लेकिन मैं कम्युनिस्ट नहीं था। सो आई सेड नथिंग, मैंने कुछ नहीं कहा। क्या मतलब समझे? कुछ नहीं कहा मतलब मैं चुप रह गया। आई केप्ट साइलेंट। वही जो अजीब सी जो अनकैनी साइलेंस की बात हो रही है ना, उसी को हम समझ रहे हैं यहाँ पर। क्योंकि मुझे क्या डरने की ज़रूरत है, मैं तो कम्युनिस्ट नहीं हूँ, मैं बचा रहूँगा। देन दे केम फॉर द सोशल डेमोक्रेट्स, फिर ये लोग सोशल डेमोक्रेट्स के लिए आए ढूंढते ढूंढते उनको। और आपको याद होगा सोशल डेमोक्रेट्स की जो पार्टी थी वो वेमर रिपब्लिक की हिस्सेदार थी। इन्हीं लोगों ने वेमर रिपब्लिक फॉर्म किया था। नाजी इनसे घृणा करते थे, इनको अपना दुश्मन समझते थे, क्योंकि एंटी डेमोक्रेटिक थी नाजी आइडियोलॉजी। वेल आई वॉज नॉट अ सोशल डेमोक्रेट, मैं सोशल डेमोक्रेट था ही नहीं, मुझे डरने की कोई ज़रूरत नहीं थी। सो आई डिड नथिंग, सो मैंने कुछ भी नहीं किया। देखिए यहाँ पे सेड नथिंग, यहाँ पे डिड नथिंग, मतलब मुझे डरने की ज़रूरत नहीं थी तो मैंने कोई विरोध ही नहीं किया। अच्छा ज़रा बताइए, आप इंग्लिश भी पढ़ते हैं और मैं इंग्लिश के जो वीडियोज़ में अक्सर कहता रहता हूँ कि योर इमेजिनेशन शुड बी वेरी वेरी एक्टिव एंड वाइब्रेंट व्हेन यू रीड समथिंग, और मैं हिस्ट्री में भी यही कहूँगा। जब आप ऊपर से पढ़ते चले आ रहे हैं तो क्या आपके माइंड में बात आ रही है कि यहाँ भी मैंने कुछ नहीं कहा, यहाँ भी मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन कम से कम वे लोग आए होंगे तो कम्युनिस्टों को तो उन्होंने परेशान किया होगा, सोशल डेमोक्रेट्स को तो उन्होंने परेशान किया होगा, मैंने देखा होगा, समझा होगा। मैं उनके लिए तो कुछ कह सकता था, लेकिन मैं सिर्फ अपनी सोच कर सेल्फिश बनकर कि मुझे कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं चुप रहा। तो ये बातें भी दिमाग में आपको आनी चाहिए। देन दे केम फॉर द ट्रेड यूनियनिस्ट्स। अच्छा जो ट्रेड यूनियन के लोग थे ना उसको भी भंग कर दिया था और अपनी खुद की ट्रेड यूनियन बनाई थी। तो फिर वो ट्रेड यूनियनिस्ट के पास आए जो ट्रेड यूनियन के सदस्य वगैरह होते थे। बट आई वॉज नॉट अ ट्रेड यूनियनिस्ट, मैं तो था ही नहीं उनमें से कोई एक मेंबर, यानी कि मुझे डर नहीं था, मैंने कुछ नहीं किया। एंड देन दे केम फॉर द जूज़, और फिर उसके बाद वो जूज़ को ढूंढते हुए आए, यहूदियों को। बट आई वॉज नॉट अ जू, लेकिन मैं नहीं था यहूदी। सो आई डिड लिटिल, इसलिए मैंने बहुत, डिड लिटिल का मतलब मैंने ना के बराबर कुछ भी नहीं किया, थोड़ा सा बेचैनी हुई बट आई डिड नथिंग। लेकिन उन्होंने जूस के साथ तो कुछ किया होगा ना, लेकिन मुझे ये था कि मेरा तो कुछ नहीं बिगड़ा तो मुझे क्या करना। देन व्हेन दे केम फॉर मी, फिर वो मेरे लिए आए, यानी मैं भी उस कैटेगरी में शामिल था जिनके खिलाफ कोई एक्शन वो ले सकते थे। क्या वो अब भी चुप रहेगा? नहीं रहेगा, बोलेगा, विरोध करेगा, मेरा क्या अपराध है। देयर वॉज नो वन लेफ्ट हु कुड स्टैंड अप फॉर मी, लेकिन फिर मुझे बचाने कोई नहीं आया। देयर वॉज नो वन लेफ्ट, कोई था ही नहीं जो मेरे लिए खड़ा हो सकता हो, कहता कि नहीं ये व्यक्ति सही है, निर्दोष है, क्यों इसको गिरफ्तार कर रहे हो। जानते हैं लास्ट लाइन, ये सोचने पे मजबूर करती है। आज भी आप इसे अप्लाई कर सकते हो किस प्रकार से सोसाइटी में, हालांकि वो तो राक्षस होते ही हैं जो क्राइम करते हैं, स्पेशली क्राइम अगेंस्ट वीमेन। वही लोग जो विमेन के जरिए, बर्थ के जरिए आते हैं और उन्हीं के खिलाफ अत्याचार करते हैं। दे डोंट स्पेयर इवन द फ्यू मंथ्स ओल्ड चाइल्ड। थू है ऐसे लोगों पे। और फिर मेरा वही क्वेश्चन उठता है कि आखिर हम लोग अपनी पावर के हिसाब से रिएक्ट करते हैं, नहीं रिएक्ट करते, लेकिन गॉड जो है वो क्या करता है बैठे बैठे? वो शेवियर नहीं क्या लोगों का, गरीबों का, निर्दोष लोगों का? हम यहाँ रियल हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, कोई ड्रामा नहीं पढ़ रहे हैं। 11 मिलियन लोगों को मार दिया गया था नाजी रिजीम के दौरान। क्या कोई कनेक्शन इन लोगों से नहीं था इनका? एनीवे लेट अस प्रोसीड। ये लाइनें आज भी हम अप्लाई कर सकते हैं। और आज भी सोसाइटी में कोई क्राइम होता है, यहाँ तक कि कोई मान लीजिए कोई बेचारा तड़पता हुआ सड़क किनारे पड़ा है, लोग आते जाते रहते हैं, कोई रिस्पॉन्ड नहीं करता, लेकिन उन्हीं में से कोई ना कोई ऐसा आता है जो रिस्पॉन्ड करता है। दे आर फ्यू। तो जो अगर आप लोगों का साथ नहीं देंगे तो आपका साथ भी कोई नहीं देगा। और जूस फेल्ड इन नाजी जर्मनी इज अ डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर। अब यहाँ पर जो जूस थे उस दौरान वो क्या सोचते थे?
जर्मन पीपल का तो हमने बता दिया, वो शांत रहते थे, रिएक्ट नहीं करते थे डर के मारे। तो जूस क्या फील करते थे, वो स्टोरी डिफरेंट है। हालांकि हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भाई वो नाजिज़म और नाजी आइडियोलॉजी घृणा करते होंगे, नाजी रिजीम का अपोज करते होंगे, उन्हें पापी समझते होंगे, लेकिन हमें कुछ और भी पढ़ना है। शार्लोट ब्रेड, ये भी नाम आप याद रखिए, शार्लोट ब्रेड सीक्रेटली रिकॉर्डेड पीपल्स ड्रीम्स इन अ डायरी। अच्छा, उन्होंने एक डायरी लिखी एंड लेटर पब्लिश देम इन अ हाईली डिसकंसर्टिंग बुक कॉल्ड द, अच्छा इसका नाम है थर्ड रेख ऑफ ड्रीम्स। रेख मैंने आपको बता ही दिया, जो जर्मन स्टेट जर्मन एम्पायर के लिए है, और वो 1933 से 1945 के बीच में जो हिटलर का ड्यूरेशन था वो थर्ड रेख के नाम से जाना जाता है। तो उन्होंने चुपचाप, मतलब नाजी फोर्सेस को पता नहीं चला, तो उन्होंने एक डायरी लिखी थी, उसमें रिकॉर्ड करते थे जो भी होता रहता था, जो भी चीज़ें, और बाद में उन्होंने इसको छपवा दिया था। एंड डिसकंसर्टिंग बुक लिखा गया इसके अंदर। डिसकंसर्टिंग बुक का मतलब ये हो गया कि एक ऐसी किताब जिसको पढ़ने के बाद आपके दिलो दिमाग पे असर होना ही होना है, और वो आपको झकझोर के रख दे। मतलब आप पढ़ने के बाद हक्के बक्के रह जाएं कि इतना ज़्यादा भयानक अत्याचार होता था, आपकी रूह कांप जाए। लाइक दिस शी डिस्क्राइब्स हाउ ज्यूज देमसेल्व्स बिगेन बिलीविंग इन द नाजी स्टेरियोटाइप्स अबाउट देम। आप देखें यहाँ पे, जब मैंने शुरू में ही आपको बता दिया था इस टॉपिक के कि जो प्रोपेगेंडा था उसका असर ज्यूज़ पे ये होने लगा था कि ज्यूज़ अपने आप को ये महसूस करते थे कि जो नाजी उनको जिस तरह से पेश करते हैं, उनकी जो छवि उन्होंने बनाई हुई, जो इमेज क्रिएट की थी नाजीज़ ने प्रोपेगेंडा के जरिए, वो ये समझने लगे थे कि क्या वो ऐसे ही लोग हैं, क्या सच में इन्फीरियरिटी रेस को बिलोंग करते हैं, बहुत ही निचले दर्जे के लोग हैं। इस तरह वो महसूस करने, क्या सच में वो लालची लोग हैं, क्या सच में पैसा उनका गॉड है। इस तरह से दे ड्रीम्ड ऑफ देयर हुक्ड नोजेस, जो शुरू में हमने पढ़े थे ट्यूटोरियल्स में ना, कि मैथ की क्लास में 6 बनाया जाता था, 6 बनाया जाता था, तो कहा जाता था कि जो नाजीज़ हैं उनकी नाक नीचे ऐसे मुड़ी हुई है जैसे 6 बनता है। तो सपनों में उनको नज़र आना शुरू हो जाता था कि उनकी नाक इस तरह से मुड़ी हुई है। अरे आप ही को कोई बहुत कुछ कहना शुरू कर दे, 4 लोग मिलके कहना शुरू कर दें, मतलब प्लानिंग कर लें कि कुछ-कुछ समय बाद आपको वही चीज़ कई लोग रिपीट करें, तो आपको लगे सच में ऐसा ही है क्या? यू आर लुकिंग सो हैंडसम। अरे नहीं, 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 नहीं। पता चला कि 2 दिन बाद, अरे आजकल आप बहुत हैंडसम हैं। मतलब दिमाग पे असर पड़ता है उसका। तो इस तरह से वो लोग सोचने लग गए थे, और इस तरह से सोचने को मतलब बहुत हीन, बहुत इन्फीरियर फ़ील करने लगे थे। ब्लैक हेयर, मतलब उनके अगर, हालाँकि जर्मन्स और ज्यूज़ में कोई ज़्यादा अंतर नहीं था। आउटवर्ड जो अपीयरेंस था, तो उनको लगता है जैसे हमारे काले बाल हैं, काली आँखें हैं, और ये बताया गया था उनकी जो मूवमेंट है वो रोडेंट्स की तरह है, मतलब चूहों की तरह है। तो वो सोचते थे कि हमारे मूवमेंट्स क्या ऐसे ही हैं क्या? क्या हम ऐसे ही चलते हैं क्या? डाउट होने लगा था उनको अपने ऊपर खुद ही। द स्टेरियोटिपिकल इमेजेस, स्टेरियोटिपिकल मैं ऑलरेडी कई बार समझा चुका हूँ कि जो बार-बार आपके बारे में कहा जाए वही आपका स्टेरियोटाइप हो जाएगा। तो जो नाज़ी प्रेस था, मतलब जो छपी-छपाई जो सामग्री वगैरह आती थी, मटेरियल आता था, उसमें जो उनकी इमेजेस बनाई जाती थी, छपती थी, लोग जर्मन्स उनको पढ़ते थे, वो उनको हॉन्टेड मतलब होता है, वैसे तो हॉन्टेड मतलब होता है भुतहा, मतलब जो आपके दिमाग में छा जाए, निकले ही ना, आपको ग्रसित कर ले, ऑक्युपाई कर ले पूरी तरह से। तो उन्हें रातों दिन वो चीज़ खाती रहती थी, उनके दिमाग में बैठी रहती थी, निकलती नहीं थी। क्या हम लोग ऐसे ही हैं? आप जानते हैं जब आदमी इस तरह से सोचना शुरू कर देता है, उसके अंदर हीन भावना आती है, तो या तो सुसाइड कर लेता है, या लोगों से दूर रहना शुरू करता है, उसकी सेहत पर असर पड़ता है, वो बीमार पड़ जाता है, ख़त्म भी हो सकता है, क्योंकि नेगेटिव व्यूज़ आने शुरू हो जाते हैं। अच्छा, आप ही मान लीजिए, आपसे कोई मतलब गलती नहीं हुई है, उसके बावजूद भी आपको फँसा दिया गया। अब आप थोड़े से पहुँचे हुए लोग हैं, मतलब आप यू हैव अ स्टेटस इन द सोसाइटी, पैसे वाले हैं, आपका नाम है, लेकिन कहीं आपके कैरेक्टर पे कुछ कीचड़ उछाल दिया गया और आपने ऐसा कुछ नहीं किया है, और पता चला टीवी में भी वही दिखाया जा रहा है, सोशल मीडिया में भी आपकी ट्रोलिंग हो रही है, तो आप पे क्या गुजरेगी? आप परेशान हो जाओगे। मीडिया इस तरह से परेशान करता है, बहुत मुश्किल होता है बचना। आप कितना भी अच्छा खेल रहे हो क्रिकेट में, आपने 2-4 मैच में कुछ ज़्यादा रन नहीं बनाए, ज़रा देखिए इतनी आलोचना होगी कि आप परेशान हो जाओगे। हो सकता है इसका असर इतना ख़राब हो कि आप आगे, आपका करियर ही ख़त्म हो जाए। जो भी प्रेस में, मीडिया में आता है, इट हैज़ ऑल द गुड एंड बैड इम्पैक्ट, और हिटलर ने अपने समय में ये सब करवाया था ज्यूज़ के खिलाफ। दे ट्रबल्ड देम इवन इन द ड्रीम्स, सपनों में भी उन्हें वो सारी चीज़ें नज़र आती थी जो ज्यूज़ के खिलाफ प्रेस में छपती थी। ज्यूज़ डाइड मैनी डेथ्स बिफोर, यानी कि एक प्रकार से कहा जा सकता है कि बिफोर दे रीच द गैस चैम्बर में जाके तो उन्हें मारा ही जाता था, लेकिन उसके जाने के पहले वो कई बार मर चुके होते थे, यानी जीवन से वो हार मान चुके थे। गैस चैम्बर में तो उनकी बस बॉडी की डेथ होती थी, मन से वो मर चुके थे, क्योंकि वो जीवन कोई जीवन नहीं था जिस प्रकार से कंसंट्रेशन कैंप्स में उनको रखा जाता था। तो जूस एक प्रकार से बहुत ही निराश हो चुके थे उस समय, और अपने को वास्तव में वही समझने लगे थे जो नाज़ीज़ उनको पेश करते थे।
अब आते हैं हम लोग हॉलोकास्ट, नॉलेज अबाउट द हॉलोकास्ट। देखिए हॉलोकास्ट में ऑलरेडी बता चुका हूँ, द किलिंग ऑफ पीपल ऑन अ लार्ज स्केल। ये हॉलोकास्ट फेमस है जूस की किलिंग के लिए, और नॉलेज का मतलब है उसके बारे में जानकारी। क्योंकि नाजी रिजीम के दौरान, हिटलर के रूल के दौरान जो अंदर की खबरें थी वो उतनी ही बाहर जा पाती थी जितना हिटलर चाहता था। लीक हो जाए तो भले पता चल जाए, नहीं तो नहीं पता चलता था। तो हॉलोकास्ट यानी इतने बड़े पैमाने पर जूस की किलिंग हो रही थी, इस चीज़ की जानकारी कैसे पता चली वो हमें पढ़ना है। इन्फॉर्मेशन अबाउट नाजी प्रैक्टिसेस हैड ट्रिकल्ड आउट, ट्रिकल्ड मतलब होता है बूंद बूंद करके, रिस रिस करके, थोड़ा थोड़ा करके, ट्रिकल्ड आउट ऑफ जर्मनी। जर्मनी के बाहर भी कुछ कुछ नाजी की जो प्रैक्टिसेस थी, उनके जो तौर तरीके थे शासन चलाने के और जो क्राइम के, ड्यूरिंग द लास्ट ईयर्स ऑफ रिजीम। तो आप लास्ट ईयर का मतलब होता है 43, 44, 44, 45 ऐसा समझिए। तो उनके जो आखिरी के जो साल थे रिजीम के शासन के, तब कुछ पता चलने लगा था। बट इट वॉज ओनली आफ्टर द वॉर एंडेड, लेकिन वास्तव में युद्ध के ख़त्म होने के बाद ही जब जर्मनी हार गया, तब दुनिया को पता चला वो हॉरर्स, वो दिल को झकझोर रख देने वाले, रूह को कपा देने वाले, दिल दहला देने वाले जो हॉरर्स उस वक्त किए जाते थे, उनका पता चला। जो यातनाएं दे दे के लोगों को मारा जाता था। वाइल द जर्मन्स वर प्री ऑक्यूपाइड विद देयर ओन प्लाइट, प्लाइट मतलब होता है दर्द, तकलीफ, क्लेश, मानसिक, शारीरिक, कुछ भी। तो वैसे तो जर्मन्स खुद ही बेचारे परेशान थे, क्योंकि उनकी भी द्वितीय विश्व युद्ध में हार हो चुकी थी। इमर्जिंग आउट ऑफ द रबल, रबल का मतलब होता है कि भाई आपने मकान बनाया और मकान ध्वस्त हो गया, टुकड़े टुकड़े हो गया, तो सारे के सारे टुकड़े रबल कहलाएंगे। तो जर्मनी की डिफीट हो चुकी थी, खुद ही वो ध्वस्त हो चुका था, रबल में बदल चुका था। तो वो तो उसी से परेशान थे। लेकिन जूस का क्या था? जूस वांटेड द वर्ल्ड टू रिमेंबर द एट्रोसिटीज़। एट्रोसिटीज़ मतलब होता है यातनाएं, प्रताड़नाएं। तो जूस चाहते थे कि कम से कम दुनिया, क्योंकि उन्हें मालूम था कि हो सकता है कि हमारी बातें ना जानते हों लोग कि हमारे साथ क्या हो रहा है। तो जूस चाहते थे कि उनके खिलाफ जो यातनाएं और प्रताड़नाएं उनको दी जाती हैं, प्रताड़ित किया जाता है, इसे दुनिया जाने और दुनिया याद रखे, मतलब वर्ल्ड टू रिमेंबर एंड सफरिंग्स, जो उन्हें सफ़र करना पड़ा। दे हैड इंड्योर्ड, जो उन्होंने सहा था ड्यूरिंग नाजी किलिंग ऑपरेशंस। नाजी किलिंग ऑपरेशंस वही गैस चैम्बर में, गैस फैक्ट्री में ले जाकर फाइनल सॉल्यूशंस के रूप में ख़त्म कर दिया जाता था। आल्सो कार्ड द हॉलोकास्ट, और इसी को हॉलोकास्ट कहा जाता है, जिसे हिंदी में महाध्वंस कहते हैं। किलिंग ऑफ पीपल ऑन अ लार्ज स्केल। यहाँ लिखा है नाजी किलिंग ऑपरेशंस, दैट इज किलिंग ऑफ द पीपल ऑन अ लार्ज स्केल इज कॉल्ड हॉलोकास्ट, जिसमें एट्रोसिटीज़ भी शामिल हैं, सफरिंग्स भी शामिल है पीपल की। एट इट्स हाइट मतलब जब वो एकदम अपनी हाइट पर था, जब युद्ध, अ घेटो इनहेबिटेंट, घेटो में रहने वाला एक निवासी का यहाँ पे लिखा गया है। घेटो आप जानते हैं, जो सेपरेट इलाके थे जिनमें वो रहते थे जूस। हैड सेट टू अनदर, तो अपने एक दूसरे साथी से कहता है, वांटेड टू आउटलिव। आउटलिव का मतलब होता है कि जो समय है उस समय से ज़्यादा वो जीना चाहता था। यानी वो चाहता था कि युद्ध ख़त्म होने के बाद भी वो आधा घंटा जीते रहना चाहता था। द वार जस्ट हाफ एन आवर, प्रिजुमेबली ही मेंट दैट। अच्छा, उसके कहने का मतलब क्या हो सकता था? यहाँ पे एक अंदाज़ा लगाया गया, प्रिज्यूम किया गया है, ही वांटेड टू बी एबल टू टेल द वर्ल्ड अबाउट व्हाट हैड हैपेंड इन नाजी जर्मनी। वो शायद दुनिया को ये बताना चाहता था कि नाजी जर्मनी में वास्तव में क्या क्या हुआ है, क्योंकि युद्ध जब ख़त्म होगा नाजी की हार होगी। हाइट का मतलब यही है ना, क्योंकि वो जानता था कि जब युद्ध अपने चरम उत्कर्ष पर था तो डिफीट हो रही थी जर्मनी की, उस हाइट की बात हो रही है यहाँ पे। तो निश्चित है जो बाहर की फोर्सेज यहाँ आएंगी तो मैं उन्हें बताऊँगा। इससे पता चलता है कि कितना लाचार रहा होगा व्यक्ति, कि हमारे ऊपर जो कत्लेआम हो रहा है, हमें जो सताया जा रहा है, शायद दुनिया को पता भी ना हो। दिस इनडोमिटेबल स्पिरिट मतलब जिसे ना दबाया जा सके, अदम्य जिसे कहा जाए, मतलब ना हार मानने वाले स्पिरिट को इनडोमिटेबल स्पिरिट कहते हैं। दिस इनडोमिटेबल स्पिरिट टू बियर विटनेस एंड टू प्रिजर्व द डॉक्यूमेंट्स। तो कई लोग इसी प्रकार के, इसी स्पिरिट के जो हालात के मारे थे, लेकिन उन्होंने अपनी अपनी कोशिशें की। क्या कोशिश की? बियर विटनेस, जो अपनी आंखों से सब कुछ देख रहे थे। प्रिजर्व द डॉक्यूमेंट्स, उन्होंने कागजातों को संभाल कर रखने की कोशिश की। मतलब जो भी रिकॉर्ड्स थे उनके कंसंट्रेशन कैंप्स के, उनकी किलिंग्स के, उनके डॉक्यूमेंट्स, तो उन्होंने उन्हें संभाल कर रखने की कोशिश की। और उन्हें कई घेटों में देखा जा सकता है एंड कैंप में देखा जा सकता है। कैंप इनहेबिटेंट्स जिन्होंने डायरीज लिखी, नोटबुक्स तैयार की एंड आर्काइव्स भी बनाए। आर्काइव का मतलब ये होता है कि भाई यहाँ वहाँ से चीज़ों को इकट्ठा करके एक अपना एक भंडार तैयार करना, एक छोटी सी लाइब्रेरी तैयार कर देना। तो ये सारा काम वहाँ कंसंट्रेशन कैंप्स में करते थे। जो भी कागजात उनको मिल जाते थे उनको इकट्ठा करके। आपको एनी फ्रैंक की डायरी के बारे में पता होगा ना। तो इस तरह से कुछ लोगों ने मेंटेन की, रिकॉर्ड्स रखे। ऑन द अदर हैंड व्हेन द वॉर
सीम्ड लॉस्ट। अच्छा, इसकी जानकारी जो है पता नहीं होने पाती थी जो फोर्सेस थी, नाजी फोर्सेस। तो जब वो वार ख़त्म हुआ, मतलब ख़त्म होने को था, आपको पता है ऐसा कहा जाता है कि हिटलर एक प्रकार से पागल सा हो गया, तो उसने कहा था कि पूरे जर्मनी को बर्बाद कर दो, या तो जर्मनी एम्पायर बनेगा बहुत बड़ा, नहीं तो नहीं रहेगा। इस तरह से पढ़ने को मिलता है। तो हुआ क्या कि जो नाजी लीडरशिप थी, मतलब जो नाजी एडमिनिस्ट्रेशन था, उन्होंने पेट्रोल बांट दिया था अपने फंक्शनरीज़ को, कर्मचारियों को, कि इनक्रिमिनेटिंग एविडेंस जो भी है उसे, जो भी ऑफिसेज में है, जला दो, ख़त्म कर दो, दुनिया को ना पता चलने पाए कि हमने कितना अत्याचार किया। इसका मतलब ये है कि जानते थे कि उन्होंने इतने सारे अत्याचार किए हैं, दे वर अवेयर ऑफ दिस थी। और इनक्रिमिनेटिंग मतलब ये हो गया जो आपको, मतलब आपकी गलतियों को पता चले और आपको फंसा सकती है जो चीज़ें, वो इनक्रिमिनेटिंग हो जाएंगी। वो इलीगल भी हो सकती हैं, एंटी सोशल भी हो सकती हैं, वो सब इनक्रिमिनेटिंग हो जाएगा। येट द हिस्ट्री, इसीलिए हम हिस्ट्री पढ़ते हैं, हिस्ट्री से हमें सबक मिलता है। येट द हिस्ट्री एंड द मेमोरी ऑफ द हॉलोकास्ट। तो जो इतिहास आज हम पढ़ रहे हैं और जो हॉलोकास्ट की जो यादें हैं वो आज भी मेमोइर्स में ज़िंदा हैं। देखिए, कोई चीज़ जो पुराने समय की, पुराने मूवमेंट्स की, घटनाओं की याद दिलाए, वो है मेमोयर, यादगार जिसे कहा जाए। हम कहीं से जाते हैं, कोई चीज़ खरीद लाते हैं, तो एक प्रकार से उसकी मेमोरी में लेके आते हैं कि हाँ, वहाँ गए थे। फ़िक्शन में मतलब उनके ऊपर फ़िल्म्स बनी हैं, डॉक्यूमेंट्रीज़ बनी हैं, पोएट्री लिखी गई है, मेमोरियल्स तैयार किए गए हैं, मतलब ऐसे कुछ इमारतें तैयार की गई हैं जो उनकी यादगार में हैं। म्यूज़ियम्स भी हैं, मतलब आप जाएँ तो जर्मनी में देख सकते हैं, पोलैंड में देख सकते हैं, इन मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, और दुनिया के कई कोने में है। जहाँ जो सामग्री इससे रिलेटेड मिल गई वो रखी गई है वहाँ पे, और फ़िक्शन भी तैयार किए गए हैं, फ़िल्म्स भी बनी हैं। दीज़ आर ट्रिब्यूट, एक प्रकार से श्रद्धांजलि है जो उन लोगों के लिए है जिन्होंने विरोध किया था। अगर वो इस तरह के जो डॉक्यूमेंट्स ना रखते, जो हमने अब ऊपर पढ़ा, डायरीज़ हैं, नोटबुक्स हैं, आर्काइव्स हैं, तो पता ना चलता। एंड एम्बैरेसिंग, जो आपको शर्मशार कर दे, आपका सिर नीचे कर दे। एम्बैरेसिंग रिमाइंडर मतलब जो याद दिलाता हो। तो दोज हु कोलैबोरेटेड, कोलैबोरेटेड मतलब जिन्होंने साथ दिया था। मतलब हॉलोकास्ट में जो एक्सटर्मिनेशन प्रोग्राम चलाया गया था, आखिर वो किनके द्वारा चलाया गया था? लोगों ने ही तो लोगों को मारा होगा, लोग ही तो गैस चैम्बर में ले जाते होंगे। जिन लोगों ने गोलियों से भूना, मारा, वो भी तो लोग ही थे। तो उन्होंने साथ दिया था इस क्राइम में। तो ये जो कुछ भी है, मेमोयर्स हैं, मेमोरियल्स हैं, और जो फ़िक्शन तैयार किया गया, म्यूज़ियम्स हैं, ये उन लोगों के लिए तो वाहवाही करती हैं जिन्होंने नाज़िज़्म, उसके रिज़ीम का विरोध किया और बेचारे ख़त्म हो गए। और उन लोगों का शर्म से सिर नीचा कर देने की भी याद हमें दिलाता है जिन्होंने उसमें साथ दिया। क्योंकि हम जब देखेंगे तो हम गाली तो देंगे इन लोगों को जिन लोगों ने अत्याचार में साथ दिया था। एंड अ वार्निंग टू दोज हु वॉच्ड इन साइलेंस, ये हमारे ऊपर भी लागू होती है, आज की दुनिया में भी, इस समय भी लागू होता है। कि पहली तो ट्रिब्यूट हो गया, दूसरा एम्बैरेसिंग रिमाइंडर हो गया, और तीसरा है वार्निंग है, एक चेतावनी है उन लोगों के लिए जो ये सब चुपचाप मूक दर्शक बन के, साइलेंट स्पेक्टेटर बन के देखते रहे। उन्होंने कोई भी साथ इन लोगों का नहीं दिया जिनके खिलाफ क्राइम किया जा रहा था। तो आपने विरोध भी नहीं किया, आपने कोलैबोरेट भी नहीं किया, लेकिन चुपचाप आपने क्राइम को देखते रहे, तो आपको भी शर्म से अपना सिर नीचे झुका लेना चाहिए। तो उनके लिए चेतावनी है। लेकिन आज भी क्राइम्स होते हैं, और आज भी अगर हम चुपचाप बर्दाश्त कर लेते हैं, चुप रह जाते हैं क्राइम देख के, तो थर्ड कैटेगरी में ये हमेशा बना ही रहेगा। हमें आवाज़ उठानी चाहिए, अपने माइंड का प्रयोग करते हुए, सही समय को देखते हुए हमें विरोध ज़रूर करना चाहिए। इसके बाद तो इसमें कुछ नहीं, लेटर्स हैं, लेकिन हम इसमें जो कुछ भी थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे जो दिया गया है। और देखिए यहाँ पे है, बॉक्स 1 है कि वॉज द लैक ऑफ कंसर्न फॉर नाजी विक्टिम्स। तो नाजियों के जो सताए गए लोग थे, तो उनके लिए कोई कंसर्न नहीं था, मतलब लोगों के अंदर चिंता नहीं थी, जर्मनी में जो हो रहा है उनके खिलाफ होने दीजिए। तो वो किस वजह से था? क्या डर की वजह से था? मतलब लोग डरे हुए थे इसलिए कोई नहीं बोलता था, जो नाजी के द्वारा सताए हुए लोग थे उनके बचाव में। तो यहाँ पर कुछ दिया गया है, नो सेज लॉरेंस रीस। तो यहाँ पे लॉरेंस रीस नाम लिखा गया है, और हु इंटरव्यूड पीपल फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड्स फॉर हिज रीसेंट डॉक्यूमेंट्री। तो अभी ये जो बुक लिखी जा रही थी उस समय कोई डॉक्यूमेंट्री तैयार हो रही थी, तो उसमें उन्होंने इंटरव्यू किया था कई लोगों से, और उसका नाम है द नाजीज़। आप इंटरनेट पे सर्च करेंगे तो शायद डॉक्यूमेंट्री मिल जाए। अ वार्निंग फ्रॉम हिस्ट्री, ये डॉक्यूमेंट्री का नाम है। तो एर्ना क्रांच एक जर्मन टीनेजर थी, उस वक्त वो छोटी उम्र में थी, 1930s में। तो अब वो ग्रैंड मदर बन चुकी है। तो उसने रीस से इंटरव्यू में क्या कहा, उसे पूछा गया होगा ना कि लोग क्यों विरोध नहीं करते थे। तो 1930s ऑफर्ड ए ग्लिमर ऑफ होप। तो उन्होंने कहा कि 1930 का दशक ऐसा था, मतलब 1930 का दशक मतलब 1932 1940, कि एक उम्मीद की किरण दिखाई देती रहती थी।
और जो लोग अनएम्प्लॉयड थे उनके लिए भी थी, सब लोगों के लिए थी कि कुछ तरक्की होगी, प्रॉस्पेरिटी होगी। मतलब ये हिटलर के राइज़ की वजह को ही एक प्रकार से सही बता रही है। और जो हम लोग डाउन ट्रेडन, मतलब वो जो भी हम लोग दबे कुचले लोग थे, हमें उम्मीद की किरण नज़र आ रही थी कि हिटलर की वजह से शायद सबका भला होगा। फ्रॉम माई ओन एक्सपीरियंस, और जहाँ तक मेरा अपना खुद का अनुभव है, आई कुड से, मैं कह सकती हूँ कि सैलरीज इंक्रीज्ड, तनख्वाह बढ़ गई थी। और तनख्वाह बढ़ने का मतलब इकोनॉमिक कंडीशन का अच्छा होना। और जर्मनी सीम टू हैव रिगेन्ड इट्स सेंस ऑफ पर्पज, और लगता था कि जर्मनी ने अपनी पुरानी जो पोजीशन है उसे रिस्टोर किया है। जर्मनी का सिर ऊंचा हुआ है। आई कैन ओनली से इट फॉर माई सेल्फ, मैं अपनी तरफ से बस इतना कह सकती हूँ, आई थॉट इट वॉज ए गुड टाइम, वो एक अच्छा समय था एंड आई लाइक इट। अब देखिए यहाँ पे लिखा गया था कि टेरर, लेकिन ये बता रही है कि टेरर नहीं, लोगों को वो हिटलर का समय अच्छा लगता था। लेकिन वही सेल्फिश वाली बात हो गई ना, कि हमारा तो समय अच्छा बीत रहा है लेकिन कई लोगों को तो ख़राब बीत रहा था। यहाँ लिखा भी गया है कि वाई डज एंडा क्रांत से आई कुड ओनली से फॉर माई सेल्फ, तो वो सिर्फ ये क्यों कहती है कि मैं जहाँ तक हूँ मैं ये कह सकती हूँ कि मुझे अच्छा लगता था। उसका कारण ये है कि और लोगों का ओपिनियन डिफर कर सकता है, इसलिए ऐसा कहा गया है, और इस वजह से शायद उसने हिटलर का विरोध ना किया हो। ये देखिए आप, ये मिल्क टिन कैन है, और इन्विटेंस ऑफ द वार्सो घेटो, तो वार्सो पोलैंड, पोलैंड की राजधानी वार्सो में, जो क्योंकि जो कंसंट्रेशन कैंप्स थे, जो डेथ फैक्ट्रीज थी, वो पोलैंड में थी। तो उन्होंने डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करके, कलेक्टेड डॉक्यूमेंट्स, और उन्हें इन 3 मिल्क कैंस में रख दिया, और बाकी जो बर्तन थे, कंटेनर थे, उनके साथ में। और जब डिस्ट्रक्शन सीम्ड इमिनेंट, लगा कि अब चूँकि वो जो भी एविडेंस उनको समाप्त कर रहे थे, जला रहे थे, तो उन्होंने क्या किया कि इनको बरी कर दिया इन द सेलार्स ऑफ बिल्डिंग्स। तो 1943 में वो जो जिस बिल्डिंग में रहते थे, तो उसके नीचे के जो तहखाने वाली जो जगह थी, वहाँ ले जाकर डाल दिया। 1950 में ये पाए गए, और जब इनको खोला गया होगा, जो कागज़ निकल के आए होंगे, तो निश्चित पता चला होगा कि क्या क्या भयावह स्थिति थी, हॉरर्स ऑफ दोज टाइम। अच्छा, जब अलाइड फोर्सेस पहुंची थी तो उन्होंने लोगों को फिर वहाँ से आज़ाद कराना भी शुरू किया था। तो वही लिखा है कि डेनमार्क सीक्रेटली रिस्क्यूड द जूस, तो डेनमार्क ने इस बोट का सहारा लेके, है ना, बोट यूज्ड फॉर दिस पर्पज़, जर्मनी से अपने जूस को, भाइयों को निकाल लिया था। और ये लेटर है, और इस लेटर को पढ़ूं कि ना पढ़ूं, मैं बस इसका थोड़ा-सा आपको समरी बता देता हूँ। ये लेटर 1939 में, जब युद्ध शुरू नहीं हुआ था वास्तव में, विश्व युद्ध, लेकिन विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रहा था वर्ल्ड, तो उस समय उन्होंने लिखा, और इसमें ये लिखा था उन्होंने कि मैं मानवता के नाम पर ये पत्र लिख रहा हूँ, फॉर द सेक ऑफ यूनिटी, फॉर द सेक ऑफ द मैनकाइंड। और वो ये कहते हैं कि कई लोगों ने मुझे कई बार कहा कि मैं आपको पत्र लिखूँ और आपको समझाऊँ, लेकिन मुझे लगा कि मेरा कोई पत्र एक प्रकार से एक इनपर्टिनेंस हो सकता है, ढीठता हो सकती है, धृष्टता हो सकती है। आपको लग सकता है कि शायद मैं आपकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा हूँ इस पत्र के माध्यम से, लेकिन फिर भी मैं अपनी अपील कर रहा हूँ कि ये पूरी तरह से क्लियर है कि सिर्फ आप ही एक व्यक्ति हो जो इस दुनिया को वर्ल्ड वॉर से बचा सकते हो, वॉर से बचा सकते हो, क्योंकि वॉर के दौरान क्या होता है कि ह्यूमनिटी सैवेज बन जाती है। मस्ट यूज पे द प्राइस फॉर एन ऑब्जेक्ट हाउ एवर वर्थ इट में अपियर, तो क्या युद्ध जैसी बड़ी कीमत चुकानी चाहिए किसी भी ऐसी चीज़ के लिए, चाहे वो कितनी भी योग्य हो। मतलब गांधी जी यहाँ कहना चाहते हैं कि चाहे वस्तु कितनी भी कीमती ना हो, मतलब कितनी भी कीमती हो, उसके लिए युद्ध नहीं करना चाहिए, उसकी कीमत युद्ध से नहीं चुकानी चाहिए। तो क्या आप मुझ जैसे व्यक्ति की अपील सुनोगे, जिसने जानबूझकर सन कर दिया, मतलब छोड़ दिया है वॉर, मतलब युद्ध का सहारा ना लेकर चलने वाली मेरी आइडियोलॉजी है, और वो भी मुझे उसमें सक्सेस भी मिली है, मतलब नॉट विदाउट कंसिडरेबल सक्सेस, मैं वॉर के पथ पे नहीं चल रहा हूँ, नॉन वायलेंट हूँ, हमें सक्सेस भी मिली है। और आई एंटिसिपेट ए फॉरगिवनेस, और कहा कि शायद आप मुझे माफ़ कर देंगे अगर आई हैव अर्ड इन राइटिंग यू, अगर मैंने कोई धृष्टता की हो और मैंने कोई डिसरिस्पेक्ट शो की हो तो। उसके बाद फिर एक लेटर लिखते हैं वो, तब युद्ध चल रहा होता है। तो वो कहते हैं कि हमने नॉन वायलेंस में हमें एक ऐसी ताकत मिली है जिससे अगर ढंग से यूज किया जाए, मतलब मिलकर हम लोग यूज करें, तो बेशक दुनिया भर की वायलेंट फोर्सेस एक साथ हो जाएं तो भी हम उन्हें हरा देंगे। क्योंकि जो नॉन वायलेंट की जो टेक्निक है ना, उसमें हार जैसी चीज़ तो कोई होती नहीं है नॉन वायलेंट में, वहाँ जीत ही होती है अंत में। क्योंकि इसमें डू और डाई का मंत्र होता है कि बिना आप किसी को मारे हुए, बिना किसी को नुकसान पहुंचाए हुए, हम मरने को तैयार हैं पर हम दूसरे को मारेंगे नहीं। ऐसी स्थिति में हमारी हार नहीं होती, हम संघर्ष में लगे रहते हैं। और इसमें कोई पैसा भी नहीं लगना है, ना आपको किसी साइंस के एड की ज़रूरत पड़ती है, वो भी कौन से डिस्ट्रक्शन, मतलब हथियारों की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और कौन से हथियार जिन्हें आपने बहुत ज़्यादा परफेक्ट बना लिया है,
साइंस के थ्रू, जिससे बहुत बड़ी तबाही मचाई जा सकती है। और कहते हैं कि ये इसमें कोई आश्चर्य नहीं है, जो शायद तुम नहीं देख रहे हो, कि किसी का एकाधिकार नहीं होता। मतलब जो साइंस के ज़रिए जो हथियार हमें प्राप्त हो रहे हैं, साइंस की जो उपलब्धियाँ हैं, वो किसी के एक की मोनोपोली नहीं है। आज अगर ब्रिटेन के पास नहीं है या किसी दूसरे देश के पास नहीं है, तो है कि निश्चित है कि कोई ना कोई और दूसरा देश उसको प्राप्त करेगा और आपको हराएगा, बीट यू, और वो आपके ही हथियारों को यूज़ करते हुए आपको हरा देगा। मतलब शेर है तो सवा शेर ज़रूर है। और तुम कैसी विरासत छोड़ रहे हो? अपने पीछे कौन से काम करके आप इतिहास अपना बना रहे हो कि लोग गर्व महसूस करेंगे कि देखो हिटलर ऐसा था? नहीं, वो कोई गर्व नहीं करेंगे जो क्रूएल अत्याचार किए हैं तुमने, काम कर्म किए हैं, चाहे कितनी ही प्लानिंग क्यों ना की हो। इसलिए मैं अपील करता हूँ, ह्यूमनिटी के नाम पर युद्ध रोक दो। तो ये 2 लेटर थे, और कुछ बचा है इसके अंदर? और कुछ नहीं बचा है, मैंने सब बता दिया आपको। ये आखिरी टॉपिक था। इसका अगला जो ट्यूटोरियल होगा वो इसके मैप पर बेस्ड होगा जो सिलेबस में शामिल किया गया है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।